आइए महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गद्य पाठ पढ़ते हैं। इसका शीर्षक है भक्तिन। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्त, अपने साथी, अपने अजीज़ मोहम्मद कमरुद्दीन जी कमर जौनपुरी के प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास से बनाए गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से मैं यह वीडियो पाठ आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। मोहम्मद कमरुद्दीन जी पीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में वे जवाहर नवोदय विद्यालय सरायकेला झारखंड में पदस्थ हैं। उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात आइए पाठ की ओर चलते हैं। इस पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। आइए उनका परिचय जानते हैं। इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि हैं। इन्हें इनके महान साहित्यिक कार्यों के लिए तमाम पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इन्हें 1983 में इनके काव्य संग्रह यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। सन 1987 में इलाहाबाद में इनका निधन हो गया। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए इन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में समर्पित करके निरंतर काम किया। नारी समाज में शिक्षा का प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा वाली रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के चार स्तंभों, चार महत्वपूर्ण रचनाकारों में से एक मानी जाती हैं, तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण वे एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में भी जानी जाती हैं। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं, तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार जगह पाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में जो लिखी गई, उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में भी असाधारण तत्वों का संधान करती है। मतलब वे चीज़ें उनकी दृष्टि देख लेती है जिन्हें हम बहुत साधारण चीज़ समझते हैं। उन चीज़ों में असाधारण तत्वों की खोज उनकी मर्मभेदी दृष्टि कर लेती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया। वे अपने समय के, अपने समाज के शोषित पीड़ित चरित्रों को अपने गद्य में नायकत्व, हीरो बनाया उन्होंने अपने रचनाओं में। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर एक गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। जो पाठ हम पढ़ने चल रहे हैं, जिसका शीर्षक है भक्तिन, यह उनके द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, जो उनके संग्रह स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प खाका खींचा है।
महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ ही भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। मतलब भक्तिन के व्यक्तित्व और कृतित्व का लेखिका के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि वे उसको खोना नहीं चाहती हैं। समग्रतः संक्षेप में इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। मतलब स्त्री की आवाज, स्त्री के अधिकार, स्त्री की पहचान की संघर्षपूर्ण आवाज, बुलंद आवाज के रूप में भी इस पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। संस्मरणात्मक रेखा चित्र विधा के अंतर्गत यह पाठ आता है। इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। अब आइए देखते हैं कि संस्मरण क्या है। अभी तक हम कह रहे थे कि यह पाठ संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि यह संस्मरण क्या चीज है। तो संस्मरण साहित्य की एक विधा है, एक प्रकार है। जैसे कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, वैसे ही संस्मरण भी एक प्रकार की विधा है। स्मृति के आधार पर, मेमोरी के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी विषय पर लिखित आलेख, किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। मतलब किसी भी विषय या व्यक्ति पर अपनी स्मृति के आधार पर जो आलेख लिखा जाता है उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसी रचनाओं को संस्मरणात्मक निबंध कहा जा सकता है। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनके साथ हम जुड़ से जाते हैं। उन्हें याद करना तथा ऐसे संस्मरण सुनना सुनाना अपने आप में आनंद का स्रोत है। आत्मकथाएं संस्मरणों का विस्तृत रूपाकार ही हैं। आत्मकथाओं के जरिए हमें इस संसार के महान सफलतम लोगों के जीवन के सकारात्मक, नकारात्मक, खासो आम घटनाक्रम के भीतर झांकने का अवसर मिलता है। यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत आता है। अब ये तो हो गई संस्मरण की बात, लेकिन यह पाठ हमने देखा है कि हमने बार बार बताया है कि यह पाठ संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो संस्मरण तो हमने समझ लिया कि संस्मरण वह है जिसमें लेखक या लेखिका अपनी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के बारे में कुछ लिखता है। लेकिन अब रेखा चित्र क्या है, तो आइए देखते हैं रेखा चित्र है क्या चीज़। कहानी से मिलता जुलता साहित्य रूप है। मतलब यह भी एक प्रकार की विधा है। जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास आदि आदि। यह नाम अंग्रेजी के स्केच शब्द की नाप तोल पर गढ़ा गया है। मतलब जो मतलब अंग्रेजी में स्केच का होता है वह कुछ वैसा ही भावार्थ रेखा चित्र भी देता है। स्केच चित्रकला का अंग है। इसमें चित्रकार कुछ इन्हीं गिनी रेखाओं द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अंकित कर देता है। स्केच रेखाओं की बहुलता और रंगों की विविधता में अंकित कोई चित्र नहीं है, न वह एक फोटो ही है जिसमें नन्ही सी नन्ही और साधारण से साधारण वस्तु भी खींच आती है। अब साहित्य में रेखा चित्र क्या है। साहित्य में जिसे रेखा चित्र कहते हैं उसमें भी कम से कम शब्दों में, जिस प्रकार से चित्रकार कम से कम रेखाओं के माध्यम से एक खाका खींच देता है, वैसे ही साहित्य में रेखा चित्र वह है जिसमें कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाए, उसे साहित्यिक रेखा चित्र कहते हैं, साहित्य में रेखा चित्र कहते हैं। इसमें साधन शब्द हैं, रेखाएं नहीं, इसीलिए इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। कहीं कहीं इसका अंग्रेजी नाम स्केच भी व्यवहार में आता है। आइए संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है भक्तिन शीर्षक से, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भक्तिन पाठ जो है 4 भागों में बांटा गया है, लगभग 4 परिच्छेदों में। परिच्छेद मतलब खंड, हिस्सा, पार्ट, जो भी आप कहें। तो
इसकी जो पूरी जो इसका कथानक है उसे 4 भागों में समझें तो आसानी से समझ में आएगा। इसका पहला भाग या पहला परिच्छेद है भक्तिन का बचपन, माँ की मृत्यु, विमाता के द्वारा भक्तिन का बाल विवाह करा देना, कम उम्र में ही विवाह करा देना। विमाता मतलब सौतेली माता। द्वितीय परिच्छेद क्या है? भक्तिन का वैवाहिक जीवन, सास और जिठानियों का अन्यायपूर्ण व्यवहार। जब भक्तिन का बाल विवाह हो गया, वो अपने ससुराल चली गई, तो वहीं से इस पाठ का दूसरा परिच्छेद शुरू होता है जिसमें आता है भक्तिन का वैवाहिक जीवन, उसके ससुराल में उसकी ससुराल के अन्य सदस्य जो हैं, जिसमें सास है, जिठानियाँ हैं, उनका किस तरह से अन्यायपूर्ण व्यवहार भक्तिन के साथ होता है और जो तमाम व्यवहार होते थे, जो तमाम परिस्थितियां बनती हैं, उससे किस प्रकार परिवार में अलगौझा हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, अलग हो जाते हैं, ये सब उसके द्वितीय परिच्छेद में आता है। तृतीय परिच्छेद होता है जिसमें आता है उसके पति की मृत्यु होती है और विधवा के रूप में एक संघर्षपूर्ण जीवन जीना पड़ता है भक्तिन को। ये इस सब जो उसकी संघर्ष गाथा है एक विधवा के रूप में अपने अधिकारों को लेकर, अपनी अस्मिता को लेकर के, वो सब तृतीय परिच्छेद में आता है। और चतुर्थ परिच्छेद है अपने संघर्षपूर्ण जीवन से परेशान होकर के या उनका सामना करने के बाद अंत में लेखिका के पास आती है नौकरी करने के लिए। तो लेखिका के यहाँ वो सेविका के रूप में रहती है, नौकरानी के रूप में रहती है, सहचरी के रूप में रहती है। तो ये जब लेखिका के घर भक्तिन पहुँचती है तो उसके बाद जो घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं, इस पाठ में उसे चौथे परिच्छेद और अंतिम परिच्छेद के रूप में रखा गया है। आइए इसका सारांश देखते हैं। भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेखिका महादेवी वर्मा की सेविका है, नौकरानी है। बचपन में ही भक्तिन की माँ की मृत्यु हो गई। सौतेली माँ ने 5 वर्ष की आयु में ही विवाह तथा 9 वर्ष की आयु में गौना कर भक्तिन को ससुराल भेज दिया। ससुराल में भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिस कारण उसे सास और जिठानियों की उपेक्षा सहनी पड़ी। अब देखिए आज से कुछ 150 साल पहले कितना असमानता रही होगी समाज में बेटे और बेटियों को लेकर की। जब इसके 3 बेटियों को इसने जन्म दिया तो इसके साथ इसके परिवार के ही सदस्य, वो भी महिलाएं, सास और जिठानियों ने इसे उपेक्षित करना शुरू किया, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सास और जिठानियां आराम फरमाती थीं और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था। अपने पति के स्नेह के बल पर भक्तिन ने ससुराल वालों से अलगौझा कर अपना अलग घर बसा लिया और सुख से रहने लगी। पर भक्तिन का दुर्भाग्य, अल्पायु में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वाले भक्तिन की दूसरी शादी कर उसे घर से निकाल कर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश करने लगे। अब जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसके ससुराल के दूसरे सदस्य चाहते थे कि ये दूसरी शादी करके कहीं और चली जाए ताकि इसकी हिस्से की जो संपत्ति है उसे प्राप्त करने में आसानी हो जाए। इसके लिए वे सब साजिश करने लगे। ऐसी परिस्थिति में भक्तिन ने अपने केश मुड़ा लिए और सन्यासीन बन गई। केश इसलिए मुड़ा लिए, बाल इसलिए कटवा लिए, सन्यासीन का रूप इसलिए धारण कर लिया ताकि उसे दूसरा विवाह ना करना पड़े। दूसरे विवाह से बचने के लिए वह अपने बालों को कटवा लेती है और एक सन्यासीन का रूप धारण कर लेती है। भक्तिन स्वाभिमानी थी, संघर्षशील थी, कर्मठ थी और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री है, जो पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती है। अब पितृसत्तात्मक मान्यता क्या है? पितृ मतलब पिता, जिसमें पिता की सत्ता होती है, मतलब जिसमें बेटों को, पिताओं को, पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसी मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती है। घर गृहस्थी संभालने के लिए अपनी बड़ी बेटी दामाद को बुला लिया उसने, पर दुर्भाग्य ने यहाँ भी भक्तिन का पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उसके दामाद की भी मृत्यु हो गई। उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए उसने अपनी बेटी और दामाद को अपने घर रहने के लिए बुला लिया, लेकिन जिसका दुर्भाग्य होता है उसके साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं होती ही रहती हैं। भक्तिन के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद ही उसके दामाद की भी मृत्यु हो गई।
अब तो भक्तिन के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। भक्तिन के जेठ जिठौत मतलब उसके पति के बड़े भाई लोग ने साजिश रचकर भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने तीतरबाज साले से करवा दिया। मतलब उसकी बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने एक ऐसे रिश्तेदार से करवा दिया, एक साले से करवा दिया जिसका चरित्र अच्छा नहीं था, जो चरित्रहीन था। पंचायत द्वारा कराया गया यह संबंध दुखदायी रहा। दोनों माँ बेटी का मन घर गृहस्थी से उचट गया। निर्धनता आ गई। लगान न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। अब ये देखो अपने समय की कितनी क्रूर सजा है कि भक्तिन को लगान न चुका पाने के कारण दिन भर धूप में खड़ा रखा गया। अपमानित भक्तिन पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाती है। अब यहाँ पलायन दिखता है, पलायनवादी दृष्टिकोण है कि गांव में जब आदमी चुनौतियों का सामना करते करते थक जाता है तो वो शहर की ओर निकलता है। तो उसी तरह भक्तिन भी है, जब गांव में उसे कोई उपाय ना दिखा तो वो सब कुछ छोड़ करके शहर आ गई और महादेवी की सेविका बन गई। गांव से पलायित होकर के वह शहर की ओर आती है, महादेवी के घर जाती है, वहाँ नौकरी मांगती है और कैसे कैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं। भक्तिन के मन में महादेवी के प्रति बहुत आदर, समर्पण और अभिभावक के समान अधिकार भाव है। वह छाया के समान महादेवी के साथ रहती है। भक्तिन महादेवी के यहाँ नौकरी करने लगती है, महादेवी का बहुत सम्मान करती है। साथ ही साथ अभिभावक के भांति, जैसे एक अभिभावक अपने बच्चों पर अधिकार रखता है, वैसे ही भक्तिन महादेवी के ऊपर एक अधिकार भी जताती है। वह केवल एक नौकर भर नहीं थी, उसके अभिभावक के समान भी थी लेखिका के। वह छाया के समान महादेव, वह हमेशा उसके साथ रहती थी, उसकी मदद करती रहती थी। वह रात रात भर जाग कर चित्रकारी या लेखन जैसे कार्य में व्यस्त अपनी मालकिन की सेवा का अवसर ढूंढ लेती है। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल लिया। महादेवी भक्तिन के चरित्र में या भक्तिन की व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाना चाहती थी, लेकिन उल्टा हो गया। भक्तिन ने ही महादेवी के ऊपर अपना प्रभाव डाल दिया और महादेवी को कुछ हद तक बदल दिया। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया। महादेवी जिस भोजन को पहले किया करती थी, जिस स्वादिष्ट भोजन को वो पसंद करती थी, भक्तिन के आने के बाद भक्तिन की पसंद का भोजन खाते खाते महादेवी का स्वाद ही बदल गया। भक्तिन ने महादेवी को देहात के किस्से कहानियाँ, न जाने कितने किस्से कहानियाँ किंवदंतियाँ कंठस्थ करा दी, याद करा दी। स्वभाव से महाकंजूस होने पर भी भक्तिन पाई पाई कर जोड़ी हुई 105 रुपए की राशि को सहर्ष महादेवी को समर्पित कर देती है। वैसे स्वभाव से वो महाकंजूस थी, लेखिका ने लिखा है कि वो बहुत कंजूस थी, लेकिन पाई पाई थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा की हुई धनराशि जो कुल 105 रुपए की थी, जरूरत पड़ने पर उसने सहर्ष मतलब प्रसन्नतापूर्वक, हर्षपूर्वक महादेवी को समर्पित कर दिया, दे दिया। जेल के नाम से वो कांपती थी। थर थर कांपने वाली भक्तिन अपनी मालकिन के लिए जेल जाने के लिए बड़े लाट साहब तक से भी लड़ने को तैयार हो जाती है। अब देखिए उसके प्रति, उसके मन में महादेवी के प्रति या अपनी मालकिन के प्रति कितना सम्मान, कितना आदर, कितना लगाव था कि वह वैसे तो जेल जाने से डरती है, लेकिन जब बात आती है कि मालकिन को जेल जाना पड़ जाएगा तो कहती है कि मैं जेल जाने को भी लिए तैयार हूँ, जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। और बड़े लाट साहब जो उस समय के गवर्नर जनरल रहे होंगे, अंग्रेजों के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी, उनसे तक लड़ने को तैयार हो जाती है। भक्तिन महादेवी के जीवन पर छा जाने वाली एक ऐसी सेविका है जिसे लेखिका नहीं खोना चाहती है। लेखिका कहती हैं कि वह आई मेरे जीवन में, मेरे साथ रहने लगी और उसका इतना प्रभाव पड़ा कि अब मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। ये संक्षिप्त सारांश है। अगले वीडियो में हम इसकी विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे। उम्मीद है कि लेखिका के बारे में और इस पाठ का एक संक्षिप्त सारांश आपको समझ में आ गया होगा। सारांश समझने के बाद हम अगले वीडियो में इसकी विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे ताकि आसानी हो। धन्यवाद।